मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि एक प्रॉब्लम आपके पास गिवन है रियल वर्ल्ड से, तो उस जो भी प्रॉब्लम होता है उसका करना क्या होता है, पहले ये बताएं। एक आपके पास प्रॉब्लम है, सर पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले प्रॉब्लम आप लीनियर प्रोग्रामिंग को साइड पे छोड़ दें। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखने के बाद क्या सोचते हैं आप? सर पहले उसको सर उसका उसे क्वेश्चन को समझते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अंडरस्टैंड लेके करते हैं। हाँ, उसके पहले बाद क्वेश्चन को समझते हैं, फिर ठीक है सर जी। उसके बाद एक और फिर स्टूडेंट बताना चाह रहे हैं। सर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं सबसे पहले। नहीं, अभी हमने प्रॉब्लम ये नहीं, लीनियर सर प्रोग्रामिंग को नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते जनरल हैं। प्रॉब्लम की बात। हाँ, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने होता है, पर्पस यही होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तभी तो आपने उसको देखना पसंद किया है। सर उसका प्रॉफिट आपके या पास लॉस उसका फाइंड करने के लिए हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग को साइड पे छोड़ दें। मैंने कहा एक प्रॉब्लम जनरल वर्ड लिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कैलकुलस का हो सकता है, किसी और चीज का हो सकता है, तो वो बात कर रहा हूँ। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होता ही सॉल्व करने के लिए। तो जब आपके सामने प्रॉब्लम है, तो अब लीनियर प्रोग्रामिंग से उसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखिए, माइंड में रखिएगा, मैंने अभी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कहा है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपके सामने है, आपको बता दिया गया है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग से हो सकता है। तो क्या स्टेप्स होंगे उसको सॉल्व करें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? सबसे पहले सर आप प्रॉब्लम को देखेंगे, एनालाइज करेंगे सर उसको। तो ठीक है, अपने तरीके से सर आप देखेंगे कि अगर इस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है, कंडीशंस लगाएंगे जो जनरल कंडीशंस है। जैसे हम सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, जनरल फॉर्म में अगर बात कर लें, उसमें जो भी कंडीशन है जिस क्राइटेरिया पे वो आ रही है प्रॉब्लम, नहीं उस चीज देखिए, को उस तरह टैकल अभी करेंगे। नहीं, अभी अब थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो गए। मैंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कहा था कि आपके सामने है स्टेटमेंट, उसको आपने लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है। ये नहीं कहा था कि आपके सामने एलपी मॉडल है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है ना। अगर मैं कहूँ आपके सामने एलपी मॉडल है, इसको सॉल्व करना है, तो फिर तो आप ये कह सकते हो एलपी मॉडल आपके सामने है, उसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करोगे? ग्राफिकल टेक्निक है, अलजेब्राइक वे है, और अलजेब्राइक वे से कर लें या ग्राफिकल मेथड से कर लें और सिंपलेस्ट एल्गोरिथम को यूज कर लें। तभी तो इसका तो आंसर ये हो सकता था कि अगर आपके पास एलपी मॉडल गिवन है। मैंने कहा आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम गिवन है और आपको बता दिया गया है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग से हो सकता है। अब इसके क्या स्टेप्स होंगे सर उसकी कॉन्स्टेंट्स सॉल्व करने? बनाने होंगे। सर सर कॉन्स्टेंट्स पहले बनाने उसको होंगे। क्या? सर उसके डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करने होंगे। सर हम उस एलपी मॉडल को हाँ, मैथमेटिकल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सर पहले उसको लीनियर प्रोग्रामिंग के अभी फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, आपका नेम क्या है? हसन हसन? हसन अली सर। हसन। अब ये जरा करीब करीब है आंसर के। देखिए, आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और आपने लीनियर प्रोग्रामिंग से करना है, तो उसके दो स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप यही जो सामने आज डिस्कस होने लगा है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा, उसको सबसे पहले आपने एलपी मॉडल बनाना है। और फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? सर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। यस, अब आपने जब एलपी मॉडल बन गया, अब आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अलजेब्राइक वे में या ग्राफिकल वे में। फिर आपने इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको कहता हूँ आपके पास एलपी मॉडल गिवन है, तो सर एक क्वेश्चन था इसको जी जी सर, जब हम इसे एलपी मॉडल से सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसे फिर से रियल लाइफ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? नहीं, एलपी मॉडल तो जो मैंने आपको यहाँ से आगे तो मैंने करवा दिया हुआ है ना। यानी एलपी मॉडल को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे, वो फिर आप वो मैंने सिंपलेक्स मेथड के बताए हुए हैं आपको कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर बाद में जो जो स्टेप्स उसके बताए हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ
कि आपके पास एक जनरल व्यू क्या होगा। जनरल व्यू ये है कि आपके पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं, तो 2 स्टेप प्रोसीजर होगा। नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल और नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ एलपी मॉडल। और हम सेकंड स्टेप कर चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपी मॉडल, और एलपी मॉडल के सॉल्यूशन के आगे फर्दर स्टेप्स है वो हमने पूरा उस मॉड्यूल के अंदर कर लिए थे। तो आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में 2 स्टेप्स होंगे, पहले उसका एलपी मॉडल बनेगा और बाद में आप उसको सॉल्व करोगे। जी अब पता चल गया मैं असल में हाईलाइट क्या करना चाह रहा हूँ। जी यस सर, क्लियर हो गया। जी हाँ, तो अब आपके पास एक, आज हम क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेंगे और उसका पहला स्टेप लीनियर प्रोग्रामिंग से करने के लिए पहला स्टेप करेंगे और वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हों। तो आप अब अगर देखें तो लीनियर वर्ल्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो उसके 2 स्टेप्स हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल और सेकंड स्टेप है सॉल्यूशन ऑफ एलपी मॉडल। और फर्स्ट स्टेप हम करने लगे हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल, और इसके फर्दर स्टेप्स क्या होंगे वो आज देखते हैं। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। ये स्टेप्स किस चीज के हैं? ये 4 स्टेप्स किस चीज के हैं? सर फॉर्मुलेशन एलपी मॉडल्स को बनाने के। फॉर्मुलेशन। तो आप देख लें, आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम था, बिग पिक्चर थी, फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन, सेकंड सॉल्यूशन, और फर्स्ट स्टेप आप करने लगे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल और इसके फर्दर ये स्टेप्स है। और सॉल्यूशन ऑफ एलपी मॉडल के स्टेप्स वो आप जान चुके हैं सिंपलेक्स मेथड की फॉर्म। जी आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टडी करना है, स्टडी द गिवन सिचुएशन। कंप्लीट स्टडी हो, जितनी अच्छी स्टडी होगी उतना ही इजीली आप उसका एलपी मॉडल बना सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम को स्टडी कर लें तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे, डिसीजन वेरिएबल्स। क्यों? जब तक डिसीजन वेरिएबल्स आपको नहीं पता होंगे आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आगे एलपी मॉडल नहीं बना सकते। जब आपके डिसीजन वेरिएबल्स आ गए तो सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको पता है एलपी मॉडल ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसके साथ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ही होती हैं। तो सबसे पहले जब आप डिसीजन वेरिएबल्स का डिसाइड कर चुके हो तो सेकंड स्टेप में आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर्मुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद आपने कंस्ट्रेंट्स फॉर्मुलेट करनी है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, कंस्ट्रेंट्स आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई, आखिरी स्टेप है ऐड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या होता है, हम तो लास्ट पे लिखते नहीं होते अब वेरिएबल्स को कि सारे वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये वो स्टेप है। अब आपका सबसे पहले इन स्टेप्स को आपने याद रख लेना है। ये आपके पास फेमस प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने बात की थी, रेडी मिक्स मॉडल, और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट बनानी, यानी रेडी मिक्स इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट बनाती है, और उसके बारे में उसको लीनियर प्रोग्रामिंग से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज उसका फर्स्ट स्टेप करने लगे हैं कि इसका मॉडल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको अभी मुझे जो मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं, कुछ स्टूडेंट रिवाइज करेगा क्या क्या स्टेप्स थे अभी देखे हमने। यस सर। सबसे पहले है कि स्टडी द गिवन सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। और स्टेप 2 होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें बनाना होता है, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड होता है कि हमने कॉन्स्टेंट्स डिसाइड करने होते हैं, फॉर्मुलेट द हमने कॉन्स्टेंट्स को बनाना होता है। और फोर्थ होता है कि हमने नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है, जो लास्ट में हमारे पास एक इम्प्लिसिट कॉन्स्टेंट आता था कि x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमारे पास इम्प्लिसिट होती थी, वो हमने वहाँ पे नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन लगानी है।
जी उसको हमें बिल्कुल। फॉर्मुलेट करना है। तो एक तरह से सना ने रिवाइज कर दिया जो अभी मैंने बात की थी। तो मैं उसी पेज पे वापस आता हूँ। पहले स्टडी करना है, फिर आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स के लिए मैं ये कह दूं कि आपके पास एक पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। डिसीजन वेरिएबल्स कैसे गेस करेंगे? अगर वो प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो देखिएगा, प्रॉफिट है, किसी ना किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट होगा। वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो वेरिएबल डिसाइड करेंगे उसको डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। अगर वो दो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, दो डिसीजन वेरिएबल्स, 3 प्रोडक्ट्स हैं तो 3 वेरिएबल्स। अगर वो कोई प्रॉफिट से हटके कोई प्रॉब्लम है, लॉस से रिलेटेड है, तो लॉस भी किसी ना किसी प्रोडक्ट पे होगा। तो उसमें भी जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉस हो रहा है, इंडिविजुअल लॉस वो मेंशन्ड है, तो हम हर एक प्रोडक्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे। उन वेरिएबल को हम डिसीजन वेरिएबल्स कहेंगे। अगर कोई कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और कोई चीज परचेज की जा रही है, तो उसमें भी देखा जाएगा कौन कौन सी चीज परचेज की जा रही है। तो हर एक चीज के ऊपर जो परचेज की जा रही है एक डिसीजन वेरिएबल्स ले लेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना बाज़ दफ़ा बहुत सिंपल होता है और बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल भी हो जाता है। यही एक पार्ट है जो कि ट्रिकी है। बाकी चीज़ें तो आप सीख ही लेंगे। तो अभी आपका पहला पार्ट डिसीजन वेरिएबल वो स्टडी के बाद आएगा। तो हम स्टडी करते हैं प्रॉब्लम को और फिर उसमें से अभी जो मैंने बताया कि डिसीजन वेरिएबल्स कैसे गैस करनी, ये आपने मुझे बताना है कि इस प्रॉब्लम में कौन से डिसीजन वेरिएबल है। ये आपके सामने एक रेडी मिक्स प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। तो और ये एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है रेडी मिक्स प्रोड्यूसेस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स। दो पेंट्स हैं, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर, फ्रॉम टू रॉ मटेरियल्स M1 और M2। तो रॉ मटेरियल M1 और M2 से ये दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। यानी इन प्रोडक्ट्स में इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट में रॉ मट इसमें भी और इसमें भी M1 और M2 की कंपोजिशन कोई ना कोई रॉ मटेरियल की। इसको एक्सटीरियर पेंट बनाते हुए भी M1 रॉ मटेरियल और M2 रॉ मटेरियल की कोई कंपोजिशन है। तो दो मटेरियल M1 M2 इसमें भी यूज हो रहे हैं और वही दो मटेरियल इसमें भी यूज हो रहे हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द बेसिक डेटा ऑफ द प्रॉब्लम। ये वो कंपोजिशन बता रहे हैं। इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये फर्स्ट रो को हमने अंडरस्टैंड करना है। ये फर्स्ट रो की क्या मीनिंग है? ये अभी स्टडी हो रही है प्रॉब्लम की। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप डिसीजन वेरिएबल्स तक पहुंच सकते हो। फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बना सकते हो और कंस्ट्रेंट्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जरा देखें इसको कैसे रीड करें। ये कंस्ट्रेंट है रॉ मटेरियल M1 से रिलेटेड और ये आपका लिखा हुआ है इस कॉलम में मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी इन टन्स। तो मैं कह सकता हूँ रॉ मटेरियल M1 जो है, इसके सामने ये जो 24 है, ये अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल M1 की डेली। यानी ये प्रॉब्लम डेली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको मॉडल कर रहे हैं, वीकली नहीं डेली। तो ये 24 टन्स, यूनिट क्या है टन्स, तो 24 टन्स मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल M1 की। मतलब कह रही जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो डेली उधर 24 टन्स M1 अवेलेबल होते हैं। टन्स, टन्स यूनिट के बारे में कोई जानते हैं? टन ये 40 केजी के कितने? 40 केजी? नो नो। और जी सर 1000 kg को कहते हैं 1 टन आई थिंक। ये 1000 केजी। तो आप समझ लें 24,000 केजी अवेलेबल है M1, तो 24 टन्स। मटेरियल M2 कितना अवेलेबल है? ये रो 2 M2 से रिलेटेड है, ये 6 टन्स अवेलेबल है। तो ये तो अवेलेबिलिटी है, ये M1 की अवेलेबिलिटी और ये M2 की अवेलेबिलिटी। ये जो इधर डेटा दिया हुआ है ये
M1 की यूसेज है एक्सटीरियर पेंट में और इंटीरियर पेंट में। तो ये 6 टन M1 है, ये ऐसे पढ़ेंगे इसको, 6 टन ऑफ रॉ मटेरियल M1 पर टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट। ये इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये देखें 6, क्योंकि M1 के सामने 6 टन ऑफ रॉ मटेरियल M1 पर टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट। और इसको क्या पढ़ेंगे 4 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल, ये वाला M1 पर टन ऑफ इंटीरियर पेंट। और इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 6 टन्स क्या चीज है ये बताइएगा, 6 टन्स किसके हैं? एक्सटीरियर पेंट का। नो, 6 टन्स रॉ मटेरियल M1 की। एक्सटीरियर पेंट के 1 टन में कितने M1 यूज होंगे? 6 टन। तो ये 6, इसकी यूनिट स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है कि एक्सटीरियर पेंट के 1 टन में, देखिए पर टन ऑफ एक्सटीरियर पर टन ऑफ इंटीरियर। तो एक्सटीरियर की यूनिट स्पेसिफिकेशन क्या है कि एक्सटीरियर के 1 टन में कितने रॉ मटेरियल के कितने टन यूज हो रहे हैं बताइए। सर इसका 6 मतलब ये कि 1 टन 6, एक्सटीरियर पेंट बनाने के लिए 6 टन रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। जी बिल्कुल। इंटीरियर के 1 टन, इंटीरियर पेंट का 1 टन बनाने के लिए M1 कितना यूज हो रहा है? 4 सर। 4 और टन। तो अब रो आपको समझ आ गई होगी, ये रॉ मटेरियल M1 है, डेली अवेलेबिलिटी M1 की है 24 टन, और वो तो डेली अवेलेबल है, यूज होने है उसने इन दोनों पेंट्स में कितना यूज होने, कम से कम हमें यूनिट कंपोजिशन पता है कि 1 टन एक्सटीरियर पेंट में 6 टन M1 यूज होने और 1 टन इंटीरियर पेंट में 4 टन M1 यूज हो रहे हैं। सेम इधर भी यही स्पेसिफिकेशन, यही कन्वेंशन होगी। तो ये 1 टन M2 का एक्सटीरियर के कितने टन में यूज हो रहा है? 1 टन पे सर। 1 टन में, यानी 1 यूनिट एक्सटीरियर पेंट में 1 टन M2 यूज हो रहा है, और इधर 1 टन इंटीरियर पेंट में कितना M2 यूज हो रहा है? 2 टन। 2 टन। और ये अवेलेबिलिटी है। आई थिंक आपको प्रॉब्लम को रीड करने में आसानी होगी अब। तो हमें नहीं पता एक्सटीरियर पेंट कितना बनना है, ये भी नहीं पता कितना बनना है, हमें सिर्फ ये बताया गया, जैसे केमिकल इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने फार्मूला दे दिया हुआ है कि एक्सटीरियर पेंट में 6 टन M1 लगेगा और इंटीरियर पेंट में भी M1 4 टन होगा। इसी तरह एक्सटीरियर पेंट में M2 1 टन है और इंटीरियर पेंट के 1 यूनिट में 1 टन में M2 2 टन है, और ये अवेलेबिलिटीज। तो रो वाइज अगर इंफॉर्मेशन हम देखें तो हम कहेंगे 6 टन यूज हो रहा है 1 टन एक्सटीरियर में, 4 टन M1 यूज हो रहा है 1 टन इंटीरियर पेंट में, और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 24 टन। और इसमें कहेंगे 1 टन M2 यूज हो रहा है 1 टन एक्सटीरियर पेंट में, 2 टन M2 यूज हो रहा है 1 टन इंटीरियर पेंट में, और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीरियर पेंट इज 6 टन। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि ये पिक्चर आपको याद हो जाए। कॉलम में भी हम कुछ देख सकते हैं। कॉलम में अगर देखा जाए तो इंटीरियर के 1 टन में 6 टन M1 यूज हो रहा है और 1 टन M2 यूज हो रहा है, और इधर इंटीरियर के 1 टन में, क्योंकि हर पेंट में दोनों रॉ मटेरियल यूज होने हैं तो वो कॉलम में इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। तो इंटीरियर के 1 टन में 4 टन M1 और 2 टन M2 यूज हो रहा है, तो ये भी देख सकते हैं रो में भी और सॉरी कॉलम में भी, लेकिन ज्यादा कंसर्न हमारा रो में है। अब इस प्रॉफिट को अगर देखें तो वो भी, क्योंकि एक्सटीरियर पेंट जब भी देखना है तो उसको यूनिट टन ही लेना है। 1 टन एक्सटीरियर पेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट है? 5 टन सर। 5 टन। 5000, ये रुपीज है ना, प्रॉफिट है। तो डॉलर
1000 में यूनिट दी है, 5 जरा असल में ये 5000 इधर लिखना चाहिए था, जी उन्होंने सर 1000 इधर रख दिया, 5 लिख दिया ताकि खुद ही आप गेस कर लेंगे 5000। तो ये है प्रॉफिट पर टन। पर टन कौन सा है? एक्सटीरियर पेंट, $5000। ये कितने टन इंटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट है? टोटल 4000 नहीं, इंटीरियर पेंट कितना हो जिसके ऊपर प्रॉफिट 4 है? कितने टन पे है 1 4 ton प्रॉफिट? 1 टन, ये लिखा हुआ है प्रॉफिट पर टन। तो आप कह सकते हो 1 टन एक्सटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट $5000। इंटीरियर पेंट का 1 टन अगर लें तो उसके ऊपर प्रॉफिट क्या सेट हुआ? 4। तो ये प्रॉफिट असल में कंपनी खुद डिसाइड करती है। इंडस्ट्री में जाहिर है ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, तो इंडस्ट्री में आपको मैंने शायद बताया हो, ये सब्जेक्ट ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बिजनेस मैथ्स, ये उनमें पढ़ाया जाता है। तो ये इसलिए इसमें ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को ही एड्रेस किया गया है सबसे पहले। बाकी फिर बाद में जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो मैं ये जो लेक्चर चल रहा है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल, तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स तक मैं इसको लेके जाऊंगा। पहले 2 लेक्चर्स में मैं आपको मॉडल कंस्ट्रक्शन बता दूंगा, फिर रिमेनिंग 1 और 2 लेक्चर्स में मैं आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सामने दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, और आप देखेंगे कि ये तो हर एरिया में घुसा हुआ है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के इतने डिफरेंट एरियाज हैं, वो मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा ताकि आपको कन्विंस कर सकूं कि ये सब्जेक्ट पढ़ा के फेंकने वाला नहीं है, बल्कि इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये वो सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स को पढ़ने के बाद आप दीवार पे फेंक दें। तो इसलिए मैं इसके 4 लेक्चर्स पे इसको वाइंड अप करूँगा। जी, अब मैं इसको जल्दी से फिर बताने लगा हूँ। यानी चलिए आप बताएं, कुछ स्टूडेंट बताएगा अभी तक मैंने क्या ये रो को एक्सप्लेन करना? स्टूडेंट बताए जी, यहाँ से शुरू करना, कौन बताएगा? Sir, सही 6 गलत? tons of raw material M1 per ton of exterior paint. यूज्ड इन 1 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट, बिल्कुल ठीक। ये सर ये होगा 4 tons of raw material M1 per ton of interior paint used in ये यस, ये interior paint. सर ये मैक्सिमम होगा 24 tons of raw material M1 used per ton of maximum daily availability. नहीं, यहाँ यूज्ड का वर्ड नहीं यूज करना, यहाँ पर का भी नहीं। ये तो आपकी 24 टन्स, यानी M1 कितना अवेलेबल है? 24 टन्स जस्ट काफी है, ठीक है। इसकी बस मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी बतानी। हाँ, ये मैक्स। अगर आप गौर करें तो ये जो 6 और 4 है, ये यस सर। M1 की यूजेज है इन दोनों पेंट्स के अंदर, और ये इसकी अवेलेबिलिटी। अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं, एम आई राइट? यस यस तो सर। ये देखिए, ये 6 M1 इसमें यूज हो रहा है 1 टन में, ये 4 टन M1 इसके 1 टन में यूज हो रहा है। इट मीन 6 और 4 जो डेटा है ये M1 की यूजेज है दोनों पेंट्स के अंदर, और ये अवेलेबल है। तो हमने देखना है कि जितना यूज हो रहा है वो 24 के अंदर अंदर ही होना चाहिए। तो इसी तरह ये 6 टन अवेलेबल है और ये यूजेज है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे, ये 5 और 4? सर प्रॉफिट 5000 प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है किसके ऊपर? सर पर टन पर टन कौन सा? एक्सटीरियर पेंट। एक्सटीरियर पेंट। और ये 4 क्या है? प्रॉफिट पर टन ऑफ इंटीरियर पेंट। यस। तो मेरे ख्याल में ये टेबल का डेटा आप सबको समझ आ गया, ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो जरा देखें ये स्टेटमेंट क्या कहती है। ए मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट डेली डिमांड फॉर, एक मिनट जरा भी, जी, market survey indicates that daily demand for interior paint cannot exceed
that of interior paint by more than 1 ton। कहा यह जा रहा है कि इंटीरियर पेंट जो मार्केट में सर्वे करवाया तो उसमें डिमांड देखा गया है कि इंटीरियर पेंट की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटीरियर पेंट, और वो इतनी भी ज्यादा नहीं है। कितनी ज्यादा है? यानी कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। 1 टन से ज्यादा नहीं है उसकी डिमांड। एक्सटीरियर पेंट से ज्यादा तो है लेकिन 1 टन या 1 टन से लेस है, मतलब 1000 kg ज्यादा हो सकते हैं डिमांड, या 800 kg हो सकते हैं, 600 kg हो सकते हैं, 500 kg हो सकते हैं, लेकिन 1000 kg से ज्यादा नहीं। जी ये पॉइंट समझ आ गया कि एक्सटीरियर, देखिए दोबारा पढ़े, डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। यानी एक्सटीरियर पेंट की डिमांड, इंटीरियर पेंट की डिमांड एक्सटीरियर से 1 टन से ज्यादा नहीं है। जी पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। यस सर। तो इसमें डिमांड किसकी ज्यादा हुई? इंटीरियर पेंट की। इंटीरियर पेंट की। किससे? एक्सटीरियर से। यस सर। कितनी ज्यादा हुई? वो ज्यादा के लिए ब्रैकेट दे दी गई है कि 1 टन से ज्यादा नहीं। अगली मार्केट डिमांड देखते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ इंटीरियर पेंट इज 2 टन्स। ये भी दे दिए, यानी आपकी जो डिमांड मैक्सिमम है मार्केट में वो 2 टन से ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। इंटीरियर पेंट को लोग जितना खरीदते हैं तो वो डेली 2 टन्स या 2 टन्स खरीदा जाता है या 2 टन से लेस मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम डेली डिमांड। तो इट मींस ये एक मार्केट डिमांड। तो हमने सारे प्रॉब्लम को स्टडी कर लिया, ये डेटा भी हमें पता चल गया। ये मटेरियल बनाने से रिलेटेड है, सॉरी एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट बनाने से रिलेटेड है, ये उसका प्रॉफिट है, और ये दो आपकी अब मार्केट डिमांड से। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इसी के अंदर से निकालने हैं और हमने कंस्ट्रेंट्स भी इसी के अंदर से निकालने हैं। तो सबसे पहले उससे भी पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहिए, डिसीजन वेरिएबल्स। तो किस किस चीज के लिए डिसीजन वेरिएबल चाहिए, अगर कितने डिसीजन वेरिएबल्स चाहिए बताइए। 2 सर। दो। किस किस के लिए? सर एक एक्सटीरियर पेंट के लिए और इंटीरियर पेंट के लिए। कैसे पता चला कि हमें वेरिएबल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए चाहिए? सर क्योंकि ये प्रोडक्ट्स 2 है हमारे पास। हाँ, जो मैंने शुरू में कहा था, डिसीजन वेरिएबल्स का आपने गेस करना है। कोई ये ना कह दे एक वेरिएबल मटेरियल M1 के लिए लिए, एक मटेरियल M2। नो, आपने मार्केट में प्रोडक्ट कौन सी भेजनी है। तो ये तो आपके रॉ मटेरियल्स है ना, जो कोई प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट्स यही हैं, एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट। तो मैंने कहा था, और एक और देखने का आसान तरीका है, अगर प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम है तो जिसके ऊपर प्रॉफिट है वही प्रोडक्ट्स होंगे। तो देखें ये 5 टन प्रॉफिट था 1 टन एक्सटीरियर पेंट का, ये $4,000 प्रॉफिट था 1 टन इंटीरियर पेंट के ऊपर। तो एक्सटीरियर पेंट का प्रॉफिट है 5, इंटीरियर पेंट का प्रॉफिट है 4। तो इसलिए यही डिसीजन वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो 2 हैं, एक का नाम, एक के लिए x1 फिक्स कर लें और दूसरे के लिए क्या फिक्स करेंगे, x2। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं अगर आपको कहूं कि जी 2 वेरिएबल लेनी है, एक एक्सटीरियर पेंट के लिए, एक इंटीरियर पेंट के लिए, तो जाहिर है इसके लिए आपने ले लिया x1 और इसके लिए लिया आपने x2। तो x1 के जो अंदर क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट क्या होगी, यानी x1 को फर्दर डिफाइन करना है। ये लिख देना काफी नहीं है x1 इक्वल टू एक्सटीरियर पेंट। नो, x1 एक्सटीरियर पेंट के लिए वेरिएबल तो है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होनी है। तो वो वैल्यू क्या चीज है सर? प्रॉफिट? नो, एक्सटीरियर पेंट, x1 एक्सटीरियर पेंट है तो एक्सटीरियर पेंट प्रॉफिट में तोला जाएगा। आपने एक चीज बनानी टन है में। टन में, यस।
उसकी यूनिट आपने देखनी है। ये जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट, ये टन्स में प्रोड्यूस होगा ना। तो आपका आप कह सकते हो x1 क्या है, x1 के अंदर जो भी वैल्यू की, मैं फर्ज करें x1 के अंदर 2 है, तो हम कहेंगे x1 इक्वल टू 2 मीन्स 2 टन्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर। इसी तरह इंटीरियर पेंट भी अगर आपके पास 3 है, फर्ज करें 3 है, तो वो 3 क्या होगा, 3 टन्स। तो x2 क्योंकि इंटीरियर पेंट के लिए है तो इसलिए कहेंगे ये इसकी जो वैल्यू है वो है 2 टन्स ऑफ इंटीरियर पेंट। आई थिंक आपको पता चल गया होगा डिसीजन वेरिएबल्स, तो आपने कह दिया x1 एक्सटीरियर के लिए होगा और x2 इंटीरियर के लिए, लेकिन x1 के साथ उसको एलेबोरेट करना है। ये देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए ऐसे लिखना है x1 इक्वल टू टन्स प्रोड्यूस्ड डेली ऑफ द एक्सटीरियर पेंट, यानी ये वैल्यू जो होगी इधर 2 वो होगा 2 टन्स प्रोड्यूस्ड डेली ऑफ एक्सटीरियर पेंट, ये 3 टन्स प्रोड्यूस्ड डेली ऑफ द इंटीरियर पेंट। तो यहाँ पे x1 को आप डिफाइन करोगे, x1 इक्वल टू यानी कोई वैल्यू, और वैल्यू बताओगे वो क्या है। मसलन x1 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को बताओगे वो है इन टन्स, और किसके लिए, कौन किसके लिए टन्स, एक्सटीरियर के लिए। और x2 इक्वल टू ये जो वैल्यू होगी ये टन्स में होगी और किसके लिए होगी, इंटीरियर पेंट। पॉइंट क्लियर? यस सर। वैसे समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं है अभी तक? नो सर, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब डिसीजन वेरिएबल्स आपने डिसाइड कर लिए। पहले तो स्टडी करना था, जैसे सना ने पहले बताया कि पहले स्टडी करेंगे, स्टडी कर लिया। स्टडी के बाद आइडेंटिफाई करना था डिसीजन वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या स्टेप होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यस, वो सेकंड स्टेप जो आएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये डेटा आपको नजर आ रहा है, ये वाला डेटा, ये डेटा सारा नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। मैंने उसी टेबल को जरा शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख लिया है ताकि इसको देख के हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए इसमें टेबल में जो डेटा है वो कौन सा यूज होगा, कौन सी रो यूज होगी? प्रॉफिट वाली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रॉफिट होता है। तो कौन सी रो है? ये प्रॉफिट वाली, सिर्फ ये रो का डेटा हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज करना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये गिवन है $5,000 किसमें, 1 टन एक्सटीरियर पेंट में। यही इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास। 1 टन एक्सटीरियर पेंट के ऊपर जो प्रॉफिट सेट की गई है वो है 5 टन, ये गिवन है हमारे पास। जरा देखिएगा, प्रॉफिट ऑन 1 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट इक्वल टू 5। तो एक्सटीरियर पेंट कितना बनेगा और उसकी प्रॉफिट क्या होगी, बताइएगा कितना एक्सटीरियर पेंट बनेगा? सर 1 टन बनेगा, 1 टन एक्सटीरियर पेंट पे 5,000। नहीं, ये तो उन्होंने दे दिया कि 1 टन का ये प्रॉफिट है 5, बनेगा कितना, बनेगा कितना? 5,000। नहीं, हमें उसका पता ही नहीं है कितना बनेगा। क्यों? वो तो एलपी मॉडल में वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने डेटा देना है, और जब सिंपलेक्स मेथड इसको सॉल्व करेगा तो एंड पे जाके आंसर आएगा ना। तो आपने वैसे किसी को अगर याद हो, सिंपलेक्स मेथड से हमने रेडीमिक्स को सॉल्व किया था, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या निकला था? x1 की वैल्यू क्या थी और x2 की क्या वैल्यू थी, किसी को याद है? सर 3 और 1.5 थी शायद। यस, ये हसन की मेमोरी ठीक है। आपका x1 3 टन्स था और x2 1.5 टन्स था। ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने पे पता चला। अभी तो हम प्रॉब्लम की फॉर्म, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता। जब कुछ भी नहीं पता तो फिर हम इसको क्या, इधर क्या लिखेंगे इसको, x1 टन्स। देखें, मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी सिर्फ पता है कि 1 टन एक्सटीरियर पेंट पे प्रॉफिट है 5 टन्स। कितना प्रोड्यूस होगा, मैंने उसका नाम रख दिया x1, और बाद में जाके वो x1 ऑप्टिमल लेवल पे वो 3 होगा
तो जब वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर तो मैं कह दूंगा 1 टन पे प्रॉफिट 5 है, 3 टन पे प्रॉफिट कितना होगा? 3x1। नहीं नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ अगर डेटा को देखें, कंफ्यूज नहीं होना, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। 1 टन पे प्रॉफिट है 5, 3 टन पे कितना प्रॉफिट होगा? 15,000। 15, यानी 5 इंटू 3। तो अब आप देखें अगर प्रॉफिट 1 टन पे $5,000 है, x1 टन पे कितना होगा यही देखना है ना हमने, क्योंकि x1 अभी सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं चला हमें, तो x1 पे कितना प्रॉफिट होगा? 5x1। 5 मल्टीप्लाइड बाई x1, बिल्कुल 5x1। इस चीज को इस तरह से ले लें। देखें मैं उसको जनरल फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, मुझे अगर मैं ऑरेंजेस मैंने सेल करने हैं तो मैं कहूँ 1 ऑरेंज की प्राइस है 5, मैं एक बंदे को बिठा देता हूँ, उसको फॉर्मूला देके चला जाता हूँ कि भाई जितने ऑरेंजेस किसी को चाहिए इस फॉर्मूले से उससे पैसे ले लेने हैं, यानी चलो प्राइस ही समझ लें। 1 ऑरेंज की प्राइस है 5 रुपीज कह लें। x ऑरेंजेस की प्राइस क्या होगी? 5x जनरल। अब वो क्या करेगा, अगर कोई 100 लेने आएगा तो 5x, x वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो वो 100 प्लेस करेगा, 5 इंटू 100 500 रुपीज ले लेगा उससे। और अगर कोई 8 ऑरेंजेस लेने आएगा तो 1 की प्राइस है 5, 8 की क्या होगी? 5x, उसके पास फॉर्मूला है, 5 की जगह पे वो x की जगह पे वो 8 प्लेस कर देगा। तो आपका जो x अननोन है ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। तो एक जो ऑनर है उसने एक ऑरेंज की प्राइस फिक्स कर दी और फॉर्मूला भी बता दिया जो बेचने वाला है कि भी इस रेट से आपने बेचना है, और रेट क्या है? 1 ऑरेंज 5 रुपीज का है। तो x ऑरेंजेस कितने होंगे? 5x। अब वो बड़ी आसानी से इस 5x को लेके क्या करेगा, कोई इससे 20 ऑरेंज लेने आएगा, क्या करेगा वो? 5x, x की जगह 20 पुट करेगा, 5 इंटू 20 100 रुपीज ले लेगा। तो बताएं वेरिएबल की सेंस बनती है ना? तो जनरल फॉर्मूला तो यही बनना है ना कि 1 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट इक्वल टू $5,000, x1 टन्स, क्योंकि एक्सटीरियर पेंट के लिए वेरिएबल कौन सा है? x1। x1 टन्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट इक्वल टू क्या होगा? 5x। 5x1, ठीक है, क्योंकि 2 है ना तो इसलिए x1 ले लिया। इसी तरह इंटीरियर पेंट का भी रेट हमें पता है, इंटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट 1 टन पे कितना है? 4। तो हम कहेंगे प्रॉफिट ऑन 1 टन ऑफ इंटीरियर पेंट इक्वल टू $4,000, और कितने पे देखना है? x2 टन्स पे। तो कितना होगा? 4x2। 4x2। और आपको पता चल गया, एक तो इसको वेरिएबल लेना है और दूसरा इसको मल्टीप्लाई करना है। 4x, सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है, ये बनेगा, मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ये x2 था, x1 लिखा रहेगा। ये अगली स्लाइड में भी शायद यही होगा, बाद में करेक्ट कर लीजिए जी। जी प्रॉफिट देखें आप बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, 1 टन इक्वल टू 5, x1 टन इक्वल टू 5x1, ये एक्सटीरियर के लिए। 1 टन इंटीरियर पेंट के ऊपर प्रॉफिट है 4, x2 के ऊपर प्रॉफिट होगा 4x2। तो आप कह सकते हो 5x1 किस पे प्रॉफिट है? एक्सटीरियर पेंट के ऊपर। वो 5 तो एक रेट था ना, लेकिन प्रॉफिट था, सेट प्रॉफिट किया हुआ था, असल में हम निकाल लिया प्रॉफिट हमने 5x1, और इसके ऊपर प्रॉफिट कितना निकला? 4x2। टोटल प्रॉफिट कितना होगा पूरी बिजनेस में? दोनों 5x1 प्लस 4x2। बिल्कुल, आप दोनों को ऐड कर दें। ये अब माइंड में रखें
ये गिवन था कि एक के ऊपर ये प्रॉफिट सेट किया था उन्होंने, तो हमने x1, देखिए हमें अब ये नहीं पता है एक्सटीरियर पेंट कितना बनेगा, लेकिन ये तो बनेगा, जो भी बनेगा वो x1 के वेरिएबल में उसका आंसर आ जाएगा। तो हमने उसको जनरल ले लिया, अभी हमें नहीं पता कितना बनेगा, तो हमने इसलिए उसको वेरिएबल की फॉर्म में लिया कि 1 टन का प्रॉफिट है 5, x1 टन जितने भी बनेंगे 5x1। अब हमें एक्सटीरियर पेंट का ये जो टोटल प्रॉफिट है एक्सटीरियर पेंट का ये वो मिल गया, ये टोटल प्रॉफिट है इंटीरियर पेंट का, दोनों मिल गए। तो दोनों पेंट्स के ऊपर टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों टोटल्स को ऐड कर देना है। तो 5x1 प्लस 4x2 ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट बाय बोथ पेंट्स। कोई इशू तो नहीं? नो सर। सर क्लियर। तो ये जितने भी हमने एलपी मॉडल बनाने हैं उसको हमने इसी तरह ही, ये सिर्फ ये नहीं कि ये मैं इसी मॉडल के लिए बता रहा हूँ, यही टेक्निक यूज करनी है। पहले क्या होगा, यूनिट गिवन होगा और x1 पे आपने इधर ले आना है, फिर दूसरी प्रोडक्ट पे यूनिट प्रॉफिट होगा और आपने x2 के लिए ऊपर ये लेना है। अगर थर्ड प्रोडक्ट भी है तो यूनिट प्रॉफिट उसका इधर होगा और x3 पे आपने इधर ले आना है। अगर फोर्थ प्रोडक्ट भी है तो यूनिट का गिवन होगा, x4 पे आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो आपको इधर यूनिट स्पेसिफिकेशन, तो ये यूनिट 1 टन एक्सटीरियर का है और आपने x1 पे 5x1 निकाला, ये आपका यूनिट प्रॉफिट था। 1 टन इंटीरियर के ऊपर 4 और x2 के ऊपर क्या होगा ये। तो इसी तरह हर प्रॉब्लम में इसी तरह ही हमने ये लीनियर प्रोग्राम इसलिए कि ये x1 वेरिएबल की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है। अगर स्क्वायर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होगा वो लीनियर प्रोग्रामिंग में हो ही नहीं सकता, तो इसलिए बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को हम लीनियर प्रोग्रामिंग में z के तौर पे लिखते हैं, ये आ जाएगा z इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया या और भी कुछ ऐड करना है इसमें? नो सर। क्या ऐड करना सर है? मैक्स एंड ऐड करना है सर। यस, सर मैक्स ऐड करना है। मैक्स क्यों? प्रॉफिट है देखना सर, अगर और इंक्रीज हम हो रहा है देखिए तो मैक्स के बगैर इसी तरह है कि x1 x2 की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी लें तो z कितने टोटल z नंबर ऑफ z की वैल्यूज होंगी, z कितने कैलकुलेट होंगे, इनफाइनाइट z वैल्यूज इधर से आएंगी क्योंकि इनफाइनाइट पेयर्स होंगे और इनफाइनाइट z। लेकिन हमें कौन सा चाहिए होता है, जो मैक्सिमम है। इसके बाहर मैक्स लगाने का मतलब है कि आप मैक्स वो सिंगल आंसर लेके आना चाह रहे हो, वो पेयर जिस पे प्रॉफिट मैक्स है। आखिरी लाइन मैंने आपको दिखाई नहीं, वो जरा मैं स्टेटमेंट दिखा दें तो ये रेडी मिक्स wants to determine the optimum product mix of interior and exterior paints that maximizes the total profit। वो इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट का वो पेयर निकालना चाह रहे हैं जिसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ये ऑब्जेक्टिव इस कंपनी का था, इसीलिए हमने वो 7 मैक्स लगाया। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी ठहरे, मैक्स बाद में लगाएंगे, ये बता दिए मैक्स लगेगा। अभी ये तो आ गया कि कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रही है एज मच एज पॉसिबल और टोटल प्रॉफिट क्योंकि जी है, मैक्स साथ लगा देंगे तो मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा जी। यस सर। और अगर ये कॉस्ट से रिलेटेड होता तो इधर क्या आना था, मिनिमम। मिनिमम। मिनिमम अगर ये लॉस से रिलेटेड होता है तो इधर मिनिमम आना था। तो ये मैक्स और मिन आपको प्रॉब्लम देखते हुए पता चल जाएगा प्रॉब्लम में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है, नेक्स्ट क्या बनाना है सर कंस्ट्रेंट्स बनानी है प्रॉब्लम की। कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स से पहले वापस प्रॉब्लम में चलते हैं। कंस्ट्रेंट्स होती हैं कंडीशंस। तो देखें टोटल कितनी कंडीशंस इसमें है। देखिए एक तो कंडीशन ये बनती है जी,
एक कंडीशन बनेगी M1 की कि इतना अवेलेबल है, इतना यूज हो रहा है। जाहिर है अवेलेबिलिटी के अंदर ही यूज करना है, तो हमें इसको बाइंडिंग लगानी होगी। बाइंडिंग को ही कंस्ट्रेंट कहते हैं कि ये जो यूसेज है ये इससे ज्यादा ना हो। ये तो नहीं कि 24 अवेलेबल है। देखें आपके वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ 24 टन M1 आ गया। जब पेंट बना उसके अंदर जरूरत है 50 टन, तो ये तो नहीं हो सकता। जितना अवेलेबल है उसी के अंदर ही अंदर एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट बनाना है। तो एक कंडीशन ये है कि आपकी मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी 24 टन की है, यूसेज ये है, तो इसको कंस्ट्रेंट की शेप देनी है कि कहीं यूसेज इससे बढ़ ना जाए। इसी तरह M2 एक दूसरी कंडीशन है कि 6 टन अवेलेबल है और इसकी यूसेज इससे बढ़ ना जाए। तो दो कंस्ट्रेंट्स आपकी इधर से आ गए। दो मार्केट डिमांड्स है, एक ये मार्केट डिमांड 1, मार्केट 1। तो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड दो कंस्ट्रेंट्स हैं और मार्केट डिमांड से रिलेटेड दो कंस्ट्रेंट है। एक कंस्ट्रेंट आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है और एक मार्केट डिमांड। तो यहाँ मटेरियल, रॉ मटेरियल और मार्केट डिमांड। और तो कंस्ट्रेंट्स की टाइप अभी देख लेते हैं, आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब मैं कंस्ट्रेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। तो कंस्ट्रेंट्स रॉ मटेरियल यूसेज आपको नजर आ रही है, मार्केट डिमांड नजर आ रही है। ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स वही है कि वो वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो एक्चुअली यही कंस्ट्रेंट्स आपकी होंगी। ये तो लास्ट पे एक ऐड कर देंगे हम कंस्ट्रेंट। तो रॉ मटेरियल की कितनी कंस्ट्रेंट है? M1 की अलग है, यूसेज ऑफ M1 पहले इसको देखते हैं, फिर यूसेज ऑफ M2 को देखेंगे, वो कंस्ट्रेंट 2 बन जाएगी। फिर थर्ड में मार्केट डिमांड 1 और 4 में मार्केट डिमांड 2, मार्केट डिमांड 2। तो टोटल आपकी कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी 4। तो पहली कंस्ट्रेंट देखते हैं, रॉ मटेरियल M1। तो बताएं अभी जो मैंने बात की थी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आपकी ये है। यूसेज क्या है? यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल M1 बाय बोथ पेंट्स। M1 दोनों पेंट्स में यूज हो रहा है। तो यूसेज मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से ज्यादा हो सकती है या कम रहेगी? कम कम सर, रहेगी सर। कम। यानी ये यूसेज इक्वल भी हो लेस देन सकती है, इक्वल टू सकती है सर। इक्वल भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकती। तो ये यस कंडीशन हमने मीट करनी है। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं, इसको जरा देखें। यूसेज कैसे बनानी है? 1 टन में कितना M1 यूज हो रहा है? 6। 6। तो एक्सटीरियर के 1 टन में 6, तो कितने टन में चेक करना है? 1 टन X1 डन है। X1 टन। वेरी गुड, वही कन्वेंशन यूज होगी जो ऑब्जेक्टिव में थी कि 1 टन एक्सटीरियर पेंट में M1 कितना यूज हो रहा है? रॉ मटेरियल M1 used in 1 ton of exterior paint equal to 6, मीन 1 टन एक्सटीरियर पेंट में 6 टन रॉ मटेरियल M1 यूज हो रहा है। और हमने देखना है X1 में कितना हो रहा है, वो कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दें 6x1, जो हमने ऑरेंज की एग्जांपल ली थी। इसी यस तरह सर। हम इंटीरियर का भी देखेंगे। इंटीरियर के 1 टन 1 में टन कितना M1? 4। और कितने टन 4 में कितने में देखना है हमने? X2 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 टन में में। देखना है, X2 टर्म्स में। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि 6x1 को कोई एक्सप्लेन करे, ये क्या चीज है 6x1? सर ये रॉ मटेरियल M1 है सर, जो हमें बेसिकली टन्स का कंफर्म नहीं है इंटीरियर पेंट्स का। तो सर उसके लिए सर ये चीज टर्म यूज हो रही है 6x1। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। ये हसीब मुश्ताक नाम है आपका? यस सर। ये हसीब ने बिल्कुल ये कहा। मैं ये माइक ऑफ कर, मैं ये कह सकता हूं कि M1 जितना भी एक्सटीरियर पेंट में यूज हुआ है वो 6x1, यानी 6x1 असल में M1 है। M1 की यूसेज है किसके लिए? एक्सटीरियर में। 4x2 किसकी यूसेज है? ये जो 4x2 टन्स है ये अमाउंट है M2। इंटीरियर यहाँ भी गलती से लिखा हुआ है, जरा इसको कर लें। M2 लिखना चाहिए, रॉ मटेरियल M2। करेक्ट कर लो जी,
इसको सेव कर लेते हैं। तो देखें अब स्टार्ट से आ जाता है। चलिए जी, अभी देखें ये 661 M1 की टोटल अमाउंट है जो एक्सटीरियर पेंट में यूज हो रही है। M1 की टोटल अमाउंट, टोटल का वर्ड यहाँ यूज नहीं करना चाहिए, आप ये कह दें कि इतना M1 यूज हो रहा है एक्सटीरियर पेंट में और इतना M2 यूज हो रहा है इंटीरियर पेंट में। ठीक हो गया। अब सॉरी, ये किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, ये M1 ही था। M1 सर मैं बताना है, सही चलिए बहरहाल आपने, कुछ लोगों को अगर पता चल गया था, लेकिन वो इसलिए चुप होंगे कि टीचर सही कर रहे होंगे, जाहिर है टीचर है, हो सकता है वो गलत सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वो चुप रहे होंगे। ठीक हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं जी, यहां तक पहुंच गए थे ये। तो M1 इतना यूज हो रहा है ये यहाँ पे नजर भी आ रहा था, ये तो एक यूनिट में है ना, तो 6x1 इसमें यूज हो रहा है, ये 4 इसके एक टन में, लेकिन 4x2 इसमें यूज हो रहा है। तो ये टोटल यूसेज है M1 की, अगर निकालनी हो दोनों पेंट्स के अंदर, तो इन दोनों को ऐड कर दें। टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल M1 यूज्ड बाय बोथ पेंट्स। तो देखें M1 इतना यूज हो रहा है एक्सटीरियर में, इतना यूज हो रहा है इंटीरियर में, तो M1 से रिलेटेड यूसेज है, तो टोटल यूसेज क्या होगी, दिस प्लस दिस। कोई इशू तो नहीं है? नो सर। और अवेलेबिलिटी कितनी है मैक्सिमम? 24। ये कंस्ट्रेंट बनेगी, ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है M1 की, और कंस्ट्रेंट बनेगी ये लेस देन, मींस ये टोटल यूसेज इधर ले है और ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इधर ले है, और ये यूसेज लेस देन इक्वल टू 24 होगी। आई थिंक समझ आ गई होगी। यस सर। अगर आपने इस एंगल से भी इसको देखना है, आपको याद होना चाहिए, मैं अगर ये पूछूं, ये तो होगी टोटल यूसेज किसकी, M1 की, मैं आपसे ये पूछूं ये क्या चीज है, यहीं से बताएं ये क्या चीज है। usage of raw material M1 in X1 exterior टन paint. in in X1 एक्सटीरियर पेंट यानी ये देखिए 6x1, आप अगर इस एंगल से देखने में अगर आपको ये चीज समझ आ गई, तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रिप हो जाएगी। ये 6.1 क्या है, M1 की अमाउंट किस में यूज हो रही है, एक्सटीरियर पेंट में। ये कौन सी अमाउंट है? ये सर M1 है, लेकिन इंटीरियर पेंट में यूज हो रहा है। यस, ये भी अब M1 की वो क्वांटिटी है जो एक्सटीरियर पेंट में यूज हो रही है, और अब इसका टोटल कर लें तो हम कह सकते हैं कि M1 जो टोटल M1 यूज हो रहा है दोनों पेंट्स के अंदर, वो ये है। मेरे ख्याल में अब कंफर्ट लेवल आपका ज्यादा बेहतर होना चाहिए जी। ओके ठीक है सर। yes ओके, माइंड में रखें। मैं अगर फिर पूछूं, इसको और डिकम्पोज करते हैं, ये 6 क्या है? सर 6 टन इन M1 एक्सटीरियर पेंट। नहीं, और जरा इलेबोरेट करें, ये क्या है 6? सर ये रॉ मटेरियल M1 यूजेज है सर 1 टन की एक्सटर्नल एक्सटीरियर पेंट में सर। यस, आप कहेंगे ये 6, इसकी यूनिट है टन्स, 6 टन्स क्या है, M1 किस में यूज हो रहा है, ये है एक्सटीरियर पेंट, इसके 1 टन में, ये यूनिट है, बाद में जाके हमने ये इस तरह से किया हुआ है ना। तो ये जो 6 है, 1 टन, ये आपने माइंड में रखना है, 1 टन एक्सटीरियर पेंट के अंदर ये 6 टन्स M1 है। पॉइंट क्लियर है? और इसको क्या कहेंगे, इस 4 को? 4 टन of raw 4 material टन M1 4, यस, ये भी M1 ही है। 4 टन्स रॉ मटेरियल M1
आगे exterior paint. Used in 1 ton of इंटीरियर पेंट सर। यस, यूज्ड इन 1 टन ऑफ इंटीरियर पेंट। तो आप ये कह सकते हो ये 6 टन M1 है जो कि 1 टन एक्सटीरियर में यूज हो रहा है, ये 4 टन M1 है जो 1 टन इंटीरियर पेंट में यूज हो रहा है। देखिए मैंने इतना इसका पोस्टमार्टम कर दिया कि 6 का भी आपको पता है, 4 का भी पता है, तो 6 है 1 टन एक्सटीरियर पेंट पे। 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा। अच्छा जी, देखें अब देखिए मैंने अभी बात कर रहा हूँ, पहले मैं इसको अलग देखूंगा, इसको अलग देखूंगा, फिर इसको देखूंगा और इसको देखूंगा और फिर इन दोनों को देखूंगा और फिर इस सारे को देखना। देख कितने फेजेस हैं। तो 6 टन M1 माइंड में रखना है 1 टन एक्सटीरियर में, 4 टन M1 माइंड में रखना है 1 टन इंटीरियर में। 6x1 क्या होगा? सर ये रॉ मटेरियल होगा M1 जो यूजेज होगा X1 टन इन एक्सटीरियर पेंट में। हाँ, आप कह सकते हो X1 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट में, या कह सकते हो अभी X1 नहीं जनरल बात करनी है, आप कहेंगे M1 जितना भी यूज हो रहा है एक्सटीरियर पेंट में कहा जा सकता है, ठीक है ना। X1 स्पेसिफाई अगर नहीं करना चाह रहे, ये जितना M1 एक्सटीरियर पेंट में यूज हो रहा है ये वो टोटल है। और ये क्या है? M1 सर जितना भी सर ये X2 यूज हो रहा है इंटीरियर नहीं, पेंट में सर। M1 यूज हो रहा है इंटीरियर पेंट में। अब टोटल देखें, यस सर। ठीक हो गया। तो M1 मैं अगर ये in interior. हाँ, अब मैंने इसको अलग अलग बता दिया, अब इसका बता रहा हूँ। M1 यूज हो रहा है जितना भी एक्सटीरियर पेंट में, ये M1 जितना यूज हो रहा है इंटीरियर पेंट में। ये तो हो गया इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट में जितना M1 यूज हो रहा है। ये क्या हो गया? M1 जितना भी यूज हो रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट में। यस, Both दोनों are- पेंट्स में, दोनों पेंट्स में। इसका मतलब है हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया। हम अब कह सकते हैं ये है यूसेज ऑफ M1 बाय बोथ पेंट्स। तो ये यूसेज कभी भी अवेलेबल वो डेली 24 टन से यूज M1 ने इतना होना है, तो जो यूसेज है वो इससे तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। जी बताएं, अब कंस्ट्रेंट का बिहेवियर पता चल गया? Yes sir. गुड, आप तो यार बहुत जल्दी पिक कर गए हो। गुड, अब इसी के हिसाब से हम M2 बना सकते हैं। कोई बता सकता है M2 कैसे बनेगा? रॉ मटेरियल क्या लिखेंगे? M2 M2 used in in 1 ton 1 ton of 1 टन ऑफ exterior paint. नहीं इंटीरियर, ये से हाँ सॉरी Exterior. exterior paint है इक्वल टू Is equal to 1. 1 1। चले देखते हैं अभी यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल M2। ये भी M2 की यूसेज अवेलेबिलिटी से लेस ही होनी चाहिए। yes sir जी, रॉ अब M2 से रिलेटेड बात होने लगी है। रॉ मटेरियल M2 यूज्ड इन 1 टन ऑफ एक्सटीरियर पेंट। यहां से देख के लिखा 1। कितने में देखनी है? X1 ton. नहीं हाँ X1 टन, मैं भूल जाता हूँ। X1 टन में कितनी होगी? 1 X1 मल्टीप्लाई tons ही बाय होगी X1। X1 ही होगी। रॉ मटेरियल M1 1 टन में, इंटीरियर के 1 टन में कितना यूज हो रहा है? यहाँ से यूनिट उठाई 2। कितने में देखना है? कितने में देखना है? X2 X2 में। तो X2 में हो जाएगा 2X2। तो क्या करना है? M2 की टोटल यूसेज कितनी बन जाएगी दोनों पेंट्स में? X1 plus 2X2। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ M2 यूज्ड बाय बोथ पेंट्स। दोनों को ऐड कर दें और ये यूसेज है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ये देखें 6 इधर है, और आपको पता है कि ये यूसेज लेस देन होती है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। तो क्या होगा? ये यूसेज इधर ले हैं, ये 6 इधर। अब मुझे फिर टाइम वैसे कितना रहता है, फिर मैं देखूं डिटेल में, हो सकती है बात जानी। 5 मिनट कितने? 5 मिनट 5 मिनट ज्यादा हो गए। फिर हम चलें, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये 1 टन M1 यूज हो रहा है
1 टन एक्सटीरियर में और x1 टन टोटल M2 की यूजेज है एक्सटीरियर में। ये टोटल M2 की यूजेज है ये इंटीरियर में। तो ये यूजेज ऑफ M2 इन एक्सटीरियर, यूसेज ऑफ M2 इन एक्सटीरियर, सेम उसी तरह। और ये टोटल यूसेज M2 की होगी दोनों पेंट्स में, और ये लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। आ गया डेली डिमांड ऑफ इंटीरियर पेंट। आपने इंटीरियर पेंट के लिए x2 लिया, मैंने इसलिए साथ लिख लिया, कंफ्यूजन ना रहे। इंटीरियर के लिए x2 था और एक्सटीरियर के लिए x1 था। तो आपने कहा था डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट x2 कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ इंटीरियर पेंट बाय मोर देन 1। कैसे कंस्ट्रेंट बनेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो, यानी इंटीरियर पेंट कहा जा रहा है कि ये ज्यादा होगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? आप जब भी किसी को दोनों को कंपेयर करेंगे उसके लिए डिफरेंस ऑपरेटर होता है माइनस। तो जरा देखिएगा, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं x2 माइनस x1 क्या होगा? इसी के बारे में कहा गया ना, ये इंटीरियर पेंट है कि इंटीरियर पेंट इससे 1 टन से ज्यादा ना हो। तो आप जब डिफरेंस लेंगे तो वो एक्सेसिव अमाउंट आ जाएगी, यानी इंटीरियर को अगर आप माइनस करेंगे एक्सटीरियर से तो कौन सी बैलेंस क्या आएगा? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ किसकी, बताइए? सर x2 यानी इंटीरियर पेंट की एक्सेसिव अमाउंट आ जाएगी। वो एक्सेसिव अमाउंट के लिए कहा गया है कि वो 1 टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 लिख दें, इधर लेस देन लिखें कि ये एक्सेसिव अमाउंट है, ये 1 टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं इधर? नो नो सर। सर सर। रिपीट कर दें। देखिए आप पहले इस लाइन को समझे, डेली डिमांड क्या है इंटीरियर पेंट की? कैन नॉट, यानी इंटीरियर पेंट है, कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ इंटीरियर पेंट बाय मोर देन 1। यानी इससे इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट से इंटीरियर पेंट 1 टन से ज्यादा डिमांड नहीं है, 1 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए मार्केट में। यानी अगर एक्सटीरियर पेंट 2 टन है तो इंटीरियर 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। यानी इन दोनों का डिफरेंस 1 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटीरियर पेंट कितना मार्केट में, यानी ये कहना चाहिए इंटीरियर पेंट की डिमांड ज्यादा है एक्सटीरियर पेंट से, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। कम से कम ये कह सकते हैं 1 टन में 1000 kg होते हैं, ये कह सकते हैं कि 1 टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट का जो डिफरेंस है वो 1000 मैक्स होना चाहिए। 1000 हो सकता है केजी, या 800 kg हो सकता है, या 500 kg हो सकता है, 1000 kg से ऊपर नहीं हो सकता। तो इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। जी बताइए, कुछ समझ आ रही है? यस सर। यस तो वो सर। डिफरेंस ही देख सकते हैं ना कि कितना ज्यादा है। तो ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। इंटीरियर को एक्सटीरियर से निकले अगर वो उसका आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है ये बड़ा है, कितना ज्यादा है। और वो जो आंसर है वो हमने बाइंड कर दिया, बाउंड कर दिया, बाइंड कह दें या बाउंड कह दें कि 1 से टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी चले आगे। यस सर। यस सर। जी सर। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को अरेंज करके रखते हैं, x1 को पहले लिखते हैं, x2 को बाद में। तो ये जो माइनस वाला इधर लिख दिया, ये प्लस था, ये माइनस था, ये सिर्फ अरेंज करके लिखा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। डेली डिमांड ऑफ इंटीरियर पेंट इज 2 टन्स। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। ये भी लेस देन आएगा, क्यों? मार्केट में डेली डिमांड x2 की है, वो 2 टन से कंज्यूम ही नहीं होता ज्यादा। तो या तो 2 टन्स कंज्यूम होगा, या ये यहाँ ये गलत लिखा है 1, ये 2 होना चाहिए। तो मैं पहले ठीक कर देता हूँ। चलें, स्लाइड में एरर्स का पता चल गया। ये फिर स्टार्ट करता है, इसको उसी जगह पे ले जाए। ये क्या हो रहा है? स्टार्ट वहां पे ले रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा वहीं पे।
ये मैंने इसको सिलेक्ट भी कर लिया। ये क्या हो रहा है अभी बताइएगा स्टूडेंट, डायरेक्ट उस पर क्यों नहीं जा रहा? आपको भी नहीं पता? नो आइडिया। No. सर ये फुल स्क्रीन हो गया शायद फुल स्क्रीन की। चले, ये बात हो रही थी कि आपका इंटीरियर पेंट होता है X2, तो कहा जा रहा है कि ये मार्केट में इसकी मैक्सिमम जो डिमांड है, मैक्सिमम मीन ज्यादा से ज्यादा 2 टन, तो ज्यादा से ज्यादा जब हो मैक्सिमम हो तो लेस देन साइन आता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है X2 लेस हो सकता है और इक्वल हो सकता है 2, तो ब्रैकेट लग गई मैक्सिमम पे कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 मैक्सिमम का मतलब ही होता है 2 और लेस। क्लियर हो गया पॉइंट ये भी? यस सर। Yes, sir. तो अब आखिरी कंस्ट्रेंट इम्प्लिसिट है, 2 ही वेरिएबल हैं x1 और x2, दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट 1 2 3 4 और ये इम्प्लिसिट। अब आप कह सकते हो ये कौन सी कंस्ट्रेंट है, किस मटेरियल से रिलेटेड है? M1 से M1 M1। ये क्या है? M2 सर। M2 से रिलेटेड। ये मार्केट डिमांड 1 है, ये मार्केट डिमांड 2 और ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। आई थिंक आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। yes sir. तो देखें अगर आप मॉडल बना लें, ये आगे सर ये सॉल्व इम्प्लिसिट करने कैसे में निकाला आपने? क्या इम्प्लिसिट कैसे निकाला है? इम्प्लिसिट मैंने आपको कहा था, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं कभी भी नेगेटिव उनकी क्वांटिटी नहीं हो सकती। लीनियर प्रोग्रामिंग की एक ओके सर, इम्प्लिसिट यस कंस्ट्रेंट है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होंगे जो भी वेरिएबल्स। यस सर। अगर ये 4 वेरिएबल्स होते तो इधर हम लिखते x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस। ठीक है जी। ओके सर। तो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो लोग जिनका नेक्स्ट लेक्चर है और वो लीव करना चाह रहे हैं तो वो लीव कर सकते हैं। उनका अगला